हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एंड आई होप आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही होंगी, प्लस आप दोस्तों के साथ शेयर भी कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग यूनिट एंड डायमेंशंस और बेसिक टर्म जो पढ़ रहे थे क्लास नंबर 2 करने वाले हैं। यहाँ पे आपको न्यूटन्स के लॉ वगैरह भी देखने को मिलेंगे। तो इसी से आपको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एंड आई होप कि आपने चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन ही पूछा था कि आपको फोर्स कैसे यूनिट बताना है। तो फोर्स कैसे यूनिट न्यूटन होता है, ठीक है। तो मैंने आई थिंक इसको यूज़ भी किया था। फोर्स कितने न्यूटन लगती है, तो ये मैंने बताया था। इसका डायमेंशन m1 l1 t-2 होता है, क्योंकि इसको मैं भी यूज़ करने वाला हूँ। तो मैंने वर्क के बारे में बता दिया था। नेक्स्ट टर्म लिख लीजिए जिसका नाम है आपका एनर्जी। एनर्जी क्या होती है, जैसे हमने बाकी वाली चीज़ों को अच्छे से समझा है, इसी तरीके से हम एनर्जी को भी समझेंगे। अब एनर्जी क्या होती है, एनर्जी होती है काम करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं। मतलब कोई काम करना है, उसके लिए आपकी क्षमता कितनी है, वही आपकी एनर्जी होती है। इसकी आपने बुक में डेफिनेशन पढ़ी होगी, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी, ठीक है। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। लेकिन हमें डेफिनेशन से कोई लेना देना नहीं है, हमें इसके कॉन्सेप्ट सीखने हैं। एनर्जी का पहली बात, ऐसा यूनिट क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट होता है सर जूल। ये सेम है इसका, और इसका डायमेंशन भी सेम है जो आपने वर्क का निकाला था। वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि इसका डायमेंशन क्या होगा। जो वर्क का है वही इसका होगा, लेकिन आपको कॉपी पे देखना नहीं है। अब बेसिकली हम जो एनर्जी पढ़ेंगे दो प्रकार की होगी, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। एक होता है सर काइनेटिक एनर्जी, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। दोनों में बच्चों को डिफरेंस ही नहीं पता होता। देखो एग्जाम में इसकी डेफिनेशन नहीं पूछी जाएंगी। एग्जाम में पूछा जाता है कि एक रनिंग कार में कौन सी एनर्जी होती है, तो आपको आंसर देना है सर काइनेटिक एनर्जी होती है। क्यों होती है, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है और पोटेंशियल क्या होती है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं काइनेटिक एनर्जी की, वो होता है सर 1/2 mv²। m स्टैंड्स फॉर मास एंड b स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी। इसका जो रिलेशन होता है वो होता है 1/2 mv² काइनेटिक एनर्जी निकालने का, और पोटेंशियल एनर्जी निकालने का होता है mgh। m स्टैंड फॉर मास, g स्टैंड्स फॉर ग्रेविटी, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h स्टैंड्स फॉर हाइट। अगर मैं इनकी आपको डेफिनेशन लिखवा भी दूं तो कोई फायदा होना नहीं है। वैसे लिख लो आप, इसकी डेफिनेशन होती है काइनेटिक एनर्जी की, एनर्जी विच इज possessed by due to its motion। ऐसी कोई भी एनर्जी जो मोशन की वजह से बनती हो, उन सब एनर्जी को क्या बोला जाता है कि ये काइनेटिक एनर्जी है। और इसी की जगह लिख लेना है एनर्जी विच इज पोजेस्ड बाय ड्यू टू इट्स पोजीशन। और जो पोजीशन की वजह से बनेगी उसको बोलूंगा पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे नहीं आता। ऐसी कोई भी एनर्जी जो मोशन की वजह से बनती है वो काइनेटिक एनर्जी, और जो पोजीशन की वजह से बनती है वो पोटेंशियल एनर्जी। अब प्रैक्टिकली क्या होगा, पहले इस रिलेशन को हम डायरेक्ट करके, मतलब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछता है वो बनाते हैं। देन इसके बाद मैं आपको दोनों का बना के बता देता हूँ कि कौन कौन सा एग्जाम्पल काइनेटिक होगा, कौन कौन सा पोटेंशियल होगा, जो एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे आपको पता है काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, 1/2 mv²। अब एग्जाम में क्वेश्चन पता है क्या आता है, देखो एग्जाम में क्वेश्चन आता है इफ वेलोसिटी बिकम्स डबल। अगर मैं वेलोसिटी को डबल कर दूं, देन देन व्हाट विल इफेक्ट ऑन काइनेटिक एनर्जी। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बोलता है कि अगर मैं क्या करूं, वेलोसिटी को डबल कर दूं, तो मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट आएगा। तो मैं इसका आपको निकालना सिखा देता हूं, कैसे निकालोगे आप इसको। कैसे निकालोगे, आपको पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। m होता है मास, v होता है वेलोसिटी। अब बोल रहा है कि आप क्या करो, मास को तो उसने चेंज नहीं करा, लेकिन वेलोसिटी को क्या करो, डबल बना दो। यही बोला ना। तो वेलोसिटी मैंने v की जगह 2b करनी पड़ी, डबल हो गया, और स्क्वायर तो होगा ही वेलोसिटी जो भी होगी। फिर आया 1/4 और 1/2, 2 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया 4, और b का स्क्वायर किया तो b²। आपको बस यही देखना है कि इसमें एक्स्ट्रा क्या आया,
क्योंकि 1/2 mv² तो रहेगा ही रहेगा। इसमें एक्स्ट्रा पार्ट क्या आ रहा है 4, तो मैं बोलूँगा काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 4 टाइम्स हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 4 टाइम्स। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो भी बोलेगा बी की जगह वो रखना, फिर उसका स्क्वायर करना, जो भी आएगा जो एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा फॉर्मूले से 1/2 mv² से जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा वही उस पर इफेक्ट होगा। जैसे मैं क्वेश्चन बोल दूँ इफ मास बिकम्स ट्रिपल, तो क्या इफेक्ट आएगा काइनेटिक एनर्जी पे, क्या इफेक्ट आएगा? तो मैं बोलूँगा सर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। अब उसने बोला है क्या करो, क्या करो, मास को डबल करो, तो ट्रिपल करो, तो 3m बना दो, हो गया ट्रिपल इंटू b²। 1/2 तो रहेगा रहेगा, ये 3 मैंने बाहर ले लिया, पीछे बच गया mv², क्योंकि स्क्वायर नहीं था ना। तो अब बताओ एक्स्ट्रा पार्ट क्या आया, काइनेटिक एनर्जी में एक्स्ट्रा पार्ट क्या आया? आप बोलोगे 3 एक्स्ट्रा दिख रहा है, तो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट आया, काइनेटिक एनर्जी पे आपकी 3 गुना होगी, 3 टाइम्स होगी। तो आपने देखा मैंने वेलोसिटी को डबल किया लेकिन काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स होगी थी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर है, जो भी नंबर है उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मास का स्क्वायर नहीं था, इसलिए यहाँ पे जितना मास बढ़ा उतनी ही आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। एग्जाम में क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि क्या बोल रहा है। देखो मास जितना भी चेंज करेगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी पे इफेक्ट आएगा। वेलोसिटी जो भी करेगा उसका वो स्क्वायर करना पड़ेगा। जैसे मैं बोलता हूँ आप मुझे क्वेश्चन आंसर बताना कि अगर मैं वेलोसिटी को हाफ कर दूँ तो बताओ काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट आएगा, ये मुझे आपको करके बताना है। कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में रखना, और जो भी बाद में एक्स्ट्रा पार्ट बने 1/2 mv² को छोड़ के जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा वो ही आपका इफेक्ट होगा। तो मुझे बताना इसका आंसर क्या आएगा। तो अब तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं बोलूँ वेलोसिटी 3 टाइम, तो मुझे पता है वेलोसिटी का स्क्वायर होना चाहिए 9 होगा, आंसर 9 टाइम्स आएगा। मैं बोलूँ वेलोसिटी 4 टाइम्स की, तो 4 टाइम्स का मतलब 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 टाइम। मैं बोलूँ मास को ट्रिपल करा और डबल करा तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल होगी। तो बस आपको फॉर्मूले में पुट कर देना है, और जो भी चेंज आंसर के एक्स्ट्रा पार्ट में दिखेगा आपको आंसर के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में जो भी एक्स्ट्रा पार्ट दिखेगा वही इफेक्ट होगा। अगर मैं सेम चीज़ बोलूँ पोटेंशियल एनर्जी पे, मैं सेम चीज़ बोलूँ कि पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, मैं बोलूँ मास को क्या किया 2 टाइम्स, ग्रेविटी को भी डबल कर दिया मान लो, और हाइट सेम रखी, बताओ पोटेंशियल एनर्जी पे क्या इफेक्ट आएगा? तो मैं बोलूँगा सर पोटेंशियल एनर्जी पे क्या इफेक्ट आएगा, एक बार पुट कर लेते हैं। मास कितना किया, m की जगह 2m कर दिया, g की जगह 2g कर दिया, और h का h रहा। तो एक्स्ट्रा पार्ट कितना दिखा आपको 4mgh, मतलब mgh में फॉर्मूले में एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है 4, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी। तो आपको कुछ नहीं करना गाइज, जो बोला गया वो रखो, और जो भी एक्स्ट्रा आए वही उसका इफेक्ट होगा। एक क्वेश्चन तो ऐसे पूछा जाता है। अब मेन चीज़ पे आते हैं हम लोग कि सर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कैसे पता चलती है। देखो काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन क्या आती है, ऐसी एनर्जी जो मोशन की वजह से आए, ऐसी एनर्जी जो मोशन की वजह से आए, और ऐसी एनर्जी जो पोजीशन की वजह से आए उसको पोटेंशियल एनर्जी कहा जाएगा। जैसे मैं बोलता हूँ रनिंग कार में कौन सी एनर्जी हो सकती है, आपको क्या लगता है? तो रनिंग कार में सर, रनिंग कार रनिंग में है, मोशन में है, तो एनर्जी कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। मैं बोलता हूँ कि कोई भी चीज मान लो आपका आपका प्लेन उड़ रहा है, कौन सी एनर्जी है, उड़ रहा है, मोशन में, काइनेटिक एनर्जी है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी है। क्यों है, क्यों है? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है यहाँ से समझ लेते हैं। जैसे मान लो ये मेरे पास पेन है, मैंने इसको ज़मीन से उठा के अभी ऊपर लेके आया हूँ, अब मैंने इसकी पोजीशन यहाँ पे लेके आया हूँ, अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो ये अपने आप नीचे गिरेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक एनर्जी आ चुकी है, वो जिसकी पोजीशन मैंने जैसे चेंज करी उस पोजीशन की वजह से ये इसके अंदर एनर्जी आ चुकी है, जिसकी वजह से नीचे जा रहा है और ग्रेविटी से खींच रहा है ये। तो जब भी ऐसा होगा कि एक पोजीशन चेंज करने से वो चीज़ अपने आप वापस आने की कोशिश करेगी, तब उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं बोल सकता हूँ जैसे मान लो एक आपका मैंने स्टोन रख दिया आपका छत के ऊपर, मैंने स्टोन रख दिया आपके छत के ऊपर, मैं बोलूँ इस स्टोन के अंदर कौन सी एनर्जी होगी। अगर मैंने एक पत्थर छत के ऊपर रख दिया उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, तो आप खुद दिमाग लगाओ कि स्टोर के ऊपर मैंने जाके छत पे रख दिया, अब वो एनर्जी जैसे उसको जगह मिलेगी वो नीचे गिरेगा ज़मीन पे, मतलब उसके अंदर एक एनर्जी आ चुकी है, वो है पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जब मोशन होगा तो काइनेटिक तो होगी होगी, लेकिन पोजीशन की वजह से वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी। जैसे मैं बोलता हूँ अ कार
स्टैंड ऑन माउंटेन, एक मैंने कार को माउंटेन पे स्टैंड किया मान लो, तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी? तो मैं बोलूँगा सर माउंटेन के ऊपर है, एक पहाड़ी पे जाके खड़ी कर दी, अब वो अपने आप नीचे आने वाली है क्योंकि वो पोजीशन उसकी ऐसी जगह चलेगी जिसकी वजह से उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ चुकी है। तो वो हाइट की वजह से जैसे जैसे ऊपर जाएगी पोटेंशियल एनर्जी आएगी, तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल। लेकिन जैसे पहाड़ से नीचे आ रही है अपने आप, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी तो कम हो ही रही है, पोजीशन की वजह से वापस अपनी जगह आ रही है और उसमें काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी। तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि एक गाड़ी स्टैंड है पोजीशन स्टैंडिंग पोजीशन में आपके माउंटेन पे, बताओ उसमें कौन सी एनर्जी होगी? उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसका ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक ये है कि जो भी चीज़ अपने आप होगी, जो भी चीज़ अपने आप होगी उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी। जैसे पत्थर ऊपर रखा, बस छोड़ दो, वो अपने आप नीचे आएगा, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, क्यों? क्योंकि उसकी पोजीशन की वजह से एनर्जी आ चुकी है। और जिसको आपको खुद करना पड़ेगा, जिसको आपको खुद करना पड़ेगा, वो कौन सी एनर्जी होगी? उसके अंदर काइनेटिक होगी। जैसे मैं बोलता हूँ कि रनिंग ऑफ फैन में कौन सी एनर्जी है? आप बोलोगे काइनेटिक एनर्जी। क्यों है? जब पंखा चल रहा होता है उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक। क्यों? क्योंकि उसको आप ऑन करने के लिए पीछे से कुछ सप्लाई देते हो। तो ऐसे ट्रिक याद रख लो, जिसको आप खुद करने के लिए कुछ देते हो तो वो काइनेटिक। जैसे मैंने बोला था रनिंग कार, अब कार अपने आप तो नहीं चलेगी ऐसे सड़क पे, उसको इंजन से आपको करंट देना पड़ेगा, पावर सप्लाई देनी पड़ेगी, तब जाके वो चलेगी। तो आप खुद कर रहे हो तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी। ये ट्रिक होता है याद करने का। बाकी एग्जाम्पल फिक्स है। एग्जाम्पल क्या क्या है कि एक गाड़ी हाइट पे खड़ी है, कौन सी एनर्जी? उसमें पोटेंशियल एनर्जी। जैसे एक रूफ के ऊपर पत्थर रखा हुआ है, एक छत के ऊपर पत्थर है, कौन सी एनर्जी? कनेक्ट, क्योंकि पोजीशन की वजह से आ रही है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, एक स्प्रिंग वॉच होती है, एक स्प्रिंग वाली वॉच होती है, कौन सी वाली? रिस्ट वॉच। एक स्प्रिंग वाली घड़ी होती है रिस्ट वॉच, जिसको होता क्या था, एक साइड में ना उस यहाँ पे टाइम चेंज करने वाला लगा होता है ना, छोटा सा यहाँ पे पिन लगा होता है, उसको आप घुमा देते हो। तो उसको घुमाने के बाद वो एक बार घुमा दो, वो 2-3 दिन तक घड़ी चलती रहेगी, उसमें सेल नहीं जलता। तो उसमें बेसिकली क्या होता है? उसमें बेसिकली स्प्रिंग होता है, जिसकी वजह से जब आप उसको घुमाते हो, अपनी पोजीशन चेंज करी, वो पोजीशन चेंज होने की वजह से वो धीरे धीरे अपने आप वापस आएगी। उसके अंदर कौन सी एनर्जी थी? पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि वो पोजीशन की वजह से अपने आप वापस आ रही है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे आप चाबी वाली छोटी सी गाड़ी लेते हो, आपने छोटी गाड़ी बचपन में कभी चलाई होगी, उस गाड़ी में क्या करते थे? आप चाबी देते थे उसको, उसकी की को घुमाते थे, लेकिन घुमाने के बाद वो उसका स्प्रिंग होता है जो अपनी पोजीशन चेंज कर दिया आपने, अब छोड़ोगे ना, वो अपने आप वापस आएगा और गाड़ी अपने आप चलेगी। उसके अंदर कौन सी को किसकी वजह से हो रहा था? वो पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। सेम आपकी जो स्प्रिंग वॉच होती है, आपको क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है कि जो आपकी स्प्रिंग वॉच होती है रिस्ट वाली, तो उसमें अंदर कौन सी एनर्जी होती है? आप बोलोगे पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर स्प्रिंग चेंज करने की पोजीशन की वजह से एनर्जी आई। लेकिन जो सेल वाली घड़ी होती है उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि सेल वाली घड़ी में आप सप्लाई दे रहे हो, उसके अंदर मोशन की वजह से वो काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो बेसिक सी एग्जांपल है कि स्प्रिंग वॉच याद रखना, एक पत्थर को छत पे ऊपर रखा हो तो भी पोटेंशियल एनर्जी, पोजीशन की वजह से अगर हाइट पे कोई चीज़ खड़ी है तो भी पोटेंशियल एनर्जी, बाकी रनिंग में है तो काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक, क्योंकि मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी, और अपने आप हो हाइट की वजह से तो वो पोटेंशियल एनर्जी। तो ये था आपका काइनेटिक और पोटेंशियल का डिफरेंस। यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या आता है मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से आती है? मोशन की वजह से। पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से आती है? पोजीशन की वजह से। इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूले से क्वेश्चन कैसे कैसे ड्राइव करता है मैंने वो बता दिया, कि मास डबल करे, वेलोसिटी डबल करे तो क्या क्या इफेक्ट आएगा, दोनों को मैंने ये बता दिया। अगली चीज़ मैंने आपको बताई कि इसकी एग्जांपल क्या क्या होती हैं। तो आई होप ये एनर्जी का कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, और इसका एसआई यूनिट क्या है मैंने बता दिया आपको, जूल। प्लस आपको इसका डायमेंशन मुझे बताना है, ये डायमेंशन कौन सा है? ये डायमेंशन वर्क वाला है, ठीक है, जो आपका वर्क का था। तो वो मुझे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि डायमेंशन क्या था वर्क का। ठीक है, चलो अगला कंसेप्ट लिख लो गाइज। ओके, नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट प्रेशर। प्रेशर का कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। प्रेशर क्या होता है? अगर आप छोटी छोटी डेफिनेशन, हर एक डेफिनेशन समझ जाओगे तो आपका पूरा की पूरा फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं आने वाला, प्लस आप साइंस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप किसी भी चीज़ का बेसिक बहुत अच्छे से समझ लेते हो। जैसे मैंने आपको इकोनॉमिक्स में पहले बेसिक समझाने के बाद आपको यूनिट स्टार्ट किया था, तो उसके बाद इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से समझ सकते हो आप। सेम अगर आप फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट बहुत अच्छे से कर लोगे तो आने वाला चैप्टर हर एक को बहुत डिटेल में बहुत प्यार से सीख जाओगे अच्छे तरीके से, कुछ भी नहीं बचेगा।
तो प्रेशर क्या होता है, सबसे पहले तो हम ऐसे यूनिट पढ़ते हैं, क्या होता है सर वो, पास्कल। प्रेशर का ऐसे यूनिट क्या होता है, पास्कल। पास्कल एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने हमें प्रेशर निकालना सिखाया था, जैसे फोर्स निकालना न्यूटन ने सिखाया था, उसका ऐसा यूनिट भी न्यूटन है। बेसिकली पास्कल किसको बोला गया वो आगे निकालोगे। देखो अगर हम इसको डिफाइन करेंगे तो इसका मतलब होता है कि आप कितनी फोर्स लगा रहे हो कितने एरिया पे, क्योंकि प्रेशर क्या होता है, एक तरह से दबाव होता है। अगर किसी पे दबाव डालना है तो प्रेशर देना पड़ेगा, फोर्स बनानी पड़ेगी। तो फोर्स कितनी लगा रहे हो कितने एरिया के ऊपर, अगर आपको इतनी सी बात समझ आए फिर आप ऐसे यूनिट भी निकालोगे, फिर आप डायमेंशन भी निकालोगे, वो खुद निकालोगे, वो आपको समझ होनी चाहिए। कितनी फोर्स कितने एरिया पे लगा रहे हो, मतलब अगर मैं किसी दीवार पे फोर्स लगा रहा हूँ तो किस कॉर्नर पे फोर्स लगा रहा हूँ, जितने एरिया पे फोर्स पड़ रही है वो एरिया पे डिपेंड करता है प्रेशर कितना होगा। अगर मैं लैपटॉप के एक कॉर्नर पे फोर्स लगाऊंगा तो वो एक साइड पे फोर्स होगा, दूसरी साइड पे फोर्स नहीं लगेगी उसकी। तो फोर्स पर यूनिट एरिया ही क्या होता है, आपका प्रेशर होता है। तो इसका निकालना किसने सिखाया था, अपने पास्कल ने। अब इसको मैं ऐसे यूनिट बोलूँ कि इसका ऐसे यूनिट बताओ, तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है फोर्स का ऐसे यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, और एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो बस इसका ऐसा यूनिट हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर, तो आंसर होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको आगे फिर से वो थोड़ा सा इलेबोरेट कर सकता है, जैसे न्यूटन क्या होता है, न्यूटन तो बेसिकली फोर्स है, तो फोर्स क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और अपॉन क्या है, मीटर स्क्वायर। इसको थोड़ा सा आगे डिटेल में बनाते हैं, किलोग्राम मीटर नीचे है स्क्वायर, और इसके नीचे भी क्या था, मीटर स्क्वायर। अब ये वाला मीटर कहाँ जाएगा, मैंने लास्ट क्लास में भी सिखाया था, नीचे सिंगल है तो नीचे का नीचे ही रहेगा, ये रहेगा किलोग्राम मीटर नीचे सेकंड और नीचे मीटर स्क्वायर आ जाएगा। एक मीटर स्क्वायर से एक कट गया, अब इसको ऊपर लेके जाएंगे, किलोग्राम मीटर माइनस ऊपर चला गया और सेकंड भी ऊपर चला गया। ऐसे भी हो सकता है, आप ऐसे भी बोल सकते हो किलोग्राम पर मीटर सेकंड, किलोग्राम पर मीटर सेकंड आपका प्रेशर का ऐसे यूनिट है। तो मैंने यहीं से बनाया क्योंकि मुझे पता था कि फोर्स न्यूटन, न्यूटन होता कितना है, न्यूटन होता है मास, ये होता है मास इंटू एक्सेलेरेशन, मास होता है किलोग्राम, एक्सेलेरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिवाइड में क्या है, मीटर स्क्वायर। तो इसी को मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा, ये मेरे पास निकल के आ गया। अब इसका मैं डायमेंशन पूछूं तो डायमेंशन बताओ, ये थोड़ा सा डेप्थ में है, अगर आपको पिछली क्लास मेरी देखी अच्छे से तब आप इसको बना सकते हो, क्योंकि फोर्स आपको पता था, इसको बस सिंपली कैलकुलेट तो करना है। यहाँ से डायमेंशन निकालते हैं, डायमेंशन का एम मास m1 है किलोग्राम, अच्छा लेंथ है, बिल्कुल है, लेंथ -1 है, टाइम है, तो टाइम कितना है, टाइम है मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, इसको हम किलोग्राम मीटर, ये भी स्क्वायर था, यहाँ पे देखो ये भी स्क्वायर था, ये भी स्क्वायर था, सेकंड स्क्वायर है तो सेकंड -2 आ जाएगा। L1 तो टाइम का -2, ये आएगा m1 L -1 t -2, इसका डायमेंशन आएगा, क्योंकि नीचे था आपका किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और नीचे था मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीटर स्क्वायर, एक मीटर कट गया, m ऊपर चला गया, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से मैं ऐसा यूनिट इसका डायमेंशन बना लिया। डायमेंशन क्या आएगा, m1 L -1 t -2। देखो डायमेंशन निकालना ये भी आप खुद कर सकते हो अब, और ऐसे यूनिट भी आप खुद बना सकते हो जब आपको क्या चीज़ पता होगी, जब आपको ये चीज़ पता होगी कि बेसिकली प्रेशर किसको बोला जाता है। प्रेशर बोला जाता है सर कितनी फोर्स कितने एरिया पे लग रही है। यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली ये है कि आप बोल सकते हो प्रेशर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, सीधा इफेक्ट पड़ेगा, अगर फोर्स बढ़ेगी तो प्रेशर भी बढ़ेगा। जैसे मैं बोलता हूँ फोर्स 2 की बजाय 4 न्यूटन होगी तो प्रेशर भी डबल हो जाएगा। लेकिन फोर्स इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के, एरिया पे उल्टा इफेक्ट पड़ता है। आपको बोला जाए कि अगर एरिया को मैं इंक्रीज करूं, एरिया बढ़ा दूं, मुझे बताओ आपकी प्रेशर पे क्या इफेक्ट आएगा, तो प्रेशर से डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रेशर है फोर्स पर यूनिट एरिया। जब मैं नीचे वाली वैल्यू बढ़ाऊंगा तो फोर्स ज़्यादा पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, कोई भी नंबर बड़े नंबर से डिवाइड करूंगा तो नंबर छोटा होता जाता है। जैसे मान लो फोर्स आपकी 10 न्यूटन है, पहले एरिया था 2 मीटर स्क्वायर, तो 4 न्यूटन कितनी आई थी, 5 न्यूटन की फोर्स लगी थी, प्रेशर कितना था 5 पास्कल का प्रेशर लगा। लेकिन मैं बोलूँ कि अगर एरिया को मैं क्या कर दूँ 5, 3 बढ़ा दिया, अब कितना आया, अब तो 2 पास्कल का प्रेशर बचा। नीचे वाली वैल्यू जितनी बढ़ती जाएगी उतना ही आंसर छोटा सा चला जाएगा, मतलब प्रेशर उतना ही कम होता जाएगा। तो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ही यही होता है कि उल्टा इफेक्ट पड़ेगा, और डायरेक्टली मतलब सीधा। फोर्स बढ़ेगी तो एरिया प्रेशर बढ़ेगा,
एरिया कम होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, ये उल्टा इफेक्ट होता है। तो इसमें आपको बेसिकली सीखने वाली बात यही थी कि प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है, पास्कल होता है एक। दूसरा, इसको मैं फोर्स पर यूनिट एरिया से जानता हूँ, जिसको मैं बोलता हूँ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये एसआई यूनिट हो गया। इसको फर्दर ब्रेक किया, वो मैंने सिखा दिया, और डायमेंशन में आप खुद बना सकते हो। और ये कैसा इफेक्ट है, फोर्स पे डायरेक्टली और एरिया पे इनडायरेक्टली रिलेशन होता है इसका। चलो अगली डेफिनेशन लिख लेते हैं। थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि मैं लास्ट क्लास में आपको ये चीज़ें सिखा चुका हूँ, आपको बस बेसिक चीज़ समझानी थी। अगला कॉन्सेप्ट लिख लीजिए गाइस। नेक्स्ट लिख लीजिए, पावर क्या होती है, कोई भी चीज़ की पावर क्या होती है। इसका एसआई यूनिट होता है सर वॉट, एसआई यूनिट होता है वॉट। साइंटिस्ट का नाम था वॉट, जिसने हमें पावर निकालना सिखाया था। अच्छा, पावर किसी में कितनी है, ऐसे आप मान लो दो भाई हो, दोनों में पावर किसके पास ज़्यादा है, तो पता कैसे चलेगा, बात करने से तो पता नहीं चलेगा ना किसके पास कितनी पावर है। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं बोलूँगा कि भाई मैं आपको एक काम देता हूँ, जो पहले करेगा उसके पास उतनी ज़्यादा पावर होगी। रेट ऑफ डूइंग वर्क को ही क्या बोला जाता है, पावर। काम करना कितनी स्पीड में कर रहे हो टाइम के अकॉर्डिंग, वही पावर होगी। जैसे मैंने बोला कि मान लो आपके पास 50 केजी का एक पत्थर है, यहाँ से एक 50 केजी का बीच में एक पत्थर पड़ा हुआ है स्टोन, ये 50 केजी का है। आप लोग दो भाई हो, ए और बी। मैंने बोला इसको कि भाई ये पत्थर उठा के आपको यहाँ लेके जाना है, तो पहले वाला लेके गया, उसने 5 सेकंड लगाए, लेकिन दूसरे वाला उसको 2 सेकंड में ले गया। तो मुझे बताओ पावर किसके पास ज़्यादा है, तो डेफिनेटली दूसरे के पास ज़्यादा है, क्योंकि इसके पास फोर्स ज़्यादा थी, पावर ज़्यादा, इसलिए इसने उठा के इसको जल्दी लेके गया। तो इसके पास टाइम ज़्यादा लगा, क्यों, क्योंकि इसके पास पावर कम थी। तो काम कितनी तेज़ कर रहे हो कितने टाइम में, वही आपका पावर डिसाइड करेगा। तो वर्क पर यूनिट टाइम ही क्या होता है, आपकी पावर कहलाती है। बाकी आप खुद बना सकते हो, इतने समझदार तो हो ही गए हो। बस इतनी सी बात याद रखना कि पावर क्या होती है, काम करने की क्षमता को, काम करने की स्पीड को, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। तो वर्क पर यूनिट टाइम ही क्या होता है, पावर होती है। मैं बोलूँ एस से यूनिट बताओ, तो बिल्कुल आसान है, आपको पता वर्क क्या होता है, यूल होता है, और टाइम क्या होता है, सेकंड। तो क्या होगा, यूल पर सेकंड। अब इसका मैं बोलूँ ऐसा यूनिट, इसके आगे एक्सप्लेन कर सकते हो आप, क्योंकि यूल क्या होता है आपने अभी पीछे पढ़ा था कि वर्क का आप लिख लो डिटेल में क्या होता है यूनिट, उसके नीचे सेकंड, एक यूनिट बना दो। लेकिन मैं अब डायमेंशन की बात कर लेता हूँ, डायमेंशन आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। अगर आपको फोर्स का याद है फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। देखो वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और नीचे टाइम का टाइम है। अब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, m1 l1 t-2। डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का होता है लेंथ l1, और नीचे टाइम का t1। m1 l1 और l1 कितना हो गया, l2। ये टाइम ऊपर चला गया तो टाइम -2 पहले था, अब टाइम -1 भी हो गया। तो m1 l2 t-3 इसका डायमेंशन हो जाएगा। आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि वर्क का क्या होता है, वर्क का होता है आपका m1 l2 t-2, और नीचे क्या था, टाइम -1, टाइम 1, और ये वाला टाइम ऊपर चला जाएगा क्योंकि टाइम का टाइम ही आ गया ना, ऊपर चला गया m1 l2 t-3 हो गया। तो ये इसका डायमेंशन है। अगर आपको फोर्स का ज़्यादा फिर ज़्यादा आसान होगा, नहीं तो एक एक आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे पीछे वाले में मैं कर सकता था, सीधा भी लगा सकता था, जैसे यहाँ पे क्या था, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स का क्या होता है m1 l1 t-2, नीचे एरिया का लेंथ 2 बार, ऊपर चला गया m1 l, ऊपर जाकर -2 और ये +1, तो -1 बच जाएगा, और t-2। तो m1 l-1 t-2 यही आया था, m1 l-1 t-2। हाँ, ये l ऊपर जाकर माइनस होगा ना, यही था, यही हमने निकाला, m1 l-1 t-2। तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। अगर आपको फोर्स का याद है तो फोर्स का याद कर लेना, m1 l1 t-2, इसको अच्छे से याद कर लो, क्योंकि ये आपका बार बार हर एक डेफिनेशन में आएगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो आप समझ पाए होंगे। अब मैं लास्ट ले रहा हूँ डेफिनेशन किसकी, इलास्टिसिटी की। अब इलास्टिसिटी क्या होता है, ये होता है आपका स्ट्रेस पर यूनिट स्ट्रेन। तो स्ट्रेस एक तरह से प्रेशर ही होता है, लेकिन स्ट्रेन क्या होता है, मैं आपको स्ट्रेन बताता हूँ। किसी भी चीज़ की आपको स्ट्रेन निकालनी हो, मान लो एक आपकी तार है 5 मीटर की, उसको आपने खींच के कितना कर दिया, 7 मीटर। तो मैं बोलूँ इसकी स्ट्रेन निकालो, आप बोलोगे पहले थी 5 मीटर अब है 7 मीटर, तो 7 में से 5 निकाल दो, तो कितनी खींची वो, 2 मीटर।
तो कितनी स्ट्रेन हुई, आप बोलोगे 2 मीटर की स्ट्रेन हुई, किसके ऊपर, 5 के ऊपर। तो मीटर मीटर यूनिट कट गए, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता। स्ट्रेन का बेसिकली 9 डायमेंशन होता है, पहली बात तो ये है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्ट्रेन का ना तो कोई यूनिट होता है ना ही कोई डायमेंशन होता है, ठीक है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। और स्ट्रेस का डायमेंशन प्रेशर का ही होता है। आप प्रेशर का डायमेंशन आपने निकाल ही लिया, क्या होता है, वही आपका स्ट्रेस का होगा। तो स्ट्रेन क्या होता है, कोई भी चीज़ कितने मीटर आपने खींची या कितने सेंटीमीटर जो भी उसकी खींच पा रहे हो वो उसकी स्ट्रेन होती है। और इलास्टिसिटी क्या होती है, स्ट्रेस पर यूनिट स्ट्रेन ही आपकी इलास्टिसिटी कहलाती है। और इसका कोई डायमेंशन नहीं है, तो इसका डायमेंशन जो भी आएगा पूरी इलास्टिसिटी का वो कौन सा आएगा, जो प्रेशर का होगा। तो दोनों का डायमेंशन सेम है। अब आपने एक चीज़ नोटिस करी, प्रेशर का, स्ट्रेस का और इलास्टिसिटी तीनों का डायमेंशन सेम होता है। क्वेश्चन पूछता है इसमें से किसका सेम नहीं है, तो 3 में एक अलग दे देगा। फिर आपने देखा एक वर्क का और एक एनर्जी, दोनों का डायमेंशन भी क्या था, सेम था, ठीक है। तो आई होप ये बेसी डेफिनेशन मैंने आपको करवाने की कोशिश करी, आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। मैंने ये सारी डेफिनेशन ले ली, मैंने आपको डेंसिटी बता दिया। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका खाली होता है मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, जिसका भी अपना कोई मास होगा। जैसे इस पेन का ये मैग्नीट्यूड है, कितना बड़ा इसका मैग्नीट्यूड है। अब इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, बट इसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होती है, अपनी एक डायरेक्शन होती है। तो बेसिकली हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी को डिवाइड करते हैं कि कौन सी चीज़ वेक्टर क्वांटिटी होगी, कौन सी स्केलर होगी। और एग्जाम में यही पूछा जाता है, सीधा सीधा 4 ऑप्शन देगा, पूछेगा बताओ इसमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें से कौन सी स्केलर क्वांटिटी है। तो ये आपको देखते ही पता चल जाएगा आंसर क्या है। मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से लॉजिकली इसको समझा दूंगा आज की क्लास में, ठीक है। तो देखिए एक बार इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल से ही समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ स्पीड क्या होती है, तो मैं आपको समझा चुका हूँ पहले ही, आपने पढ़ा था डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। इसमें बेसिकली कोई भी अगर गाड़ी चल रही है तो उसकी स्पीड होती है, लेकिन इसमें डायरेक्शन नहीं बताई जाती। जैसे मैं बोलता हूँ किसी की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, तो इसमें डायरेक्शन फिक्स नहीं है, वो किसी भी डायरेक्शन में चल रही होगी, ये मैटर नहीं करता, इट डज़ नॉट मैटर कि वो किस डायरेक्शन में चल रही है। लेकिन अगर मैं वेक्टर की बात करूँ, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे इसको समझ सकते हो। जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ। मैंने बोला एक बॉक्स आपका कुछ भी मान लो 10 kg का कुछ भी मान लो, इस साइड से मैंने फोर्स लगाया, इस साइड से मैंने फोर्स लगाया टूवर्ड्स द ईस्ट। इस साइड मान लो ये ईस्ट है और इस साइड क्या है आपका वेस्ट है। तो मैंने यहाँ से फोर्स लगाया 20 न्यूटन का, और एक फोर्स मैं इस साइड से लगा रहा हूँ कितना, 10 न्यूटन का। अब आप मुझे बताइए ये बॉक्स किस साइड स्लाइड करेगा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो आप बोलोगे इसकी फोर्स ज़्यादा है, इसकी इस साइड है, ये 20 न्यूटन, ये 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये इस साइड मूव करेगा कितनी फोर्स के साथ, 10 न्यूटन फोर्स के साथ। लेकिन किस साइड हो गई, टूवर्ड द ईस्ट। इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको बोलूँगा वेलोसिटी। इस बॉक्स की वेलोसिटी कितनी है ये बोलूँगा मैं। क्यों, क्योंकि इसकी अब एक डायरेक्शन फिक्स हो चुकी है, किस डायरेक्शन में, ईस्ट में। क्योंकि जब तक इसकी डायरेक्शन नहीं होगी तब तक आपको नहीं पता चलेगा किस साइड मूव कर रहा है। दोनों साइड से फोर्स लगा रहे हो तो एक एक इसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन बन जाएगी। बेसिकली आपको वेक्टर क्वांटिटी में इतनी सी बात याद रखनी है, जिसकी भी अपनी एक डायरेक्शन होगी, जिसकी भी अपनी एक डायरेक्शन होगी उसको मैं बोलूँगा ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी के लिए ऊपर ऐसे करके निशान लगाया जाता है, ये मतलब होता है कि डायरेक्शन शो कर रहा है। और स्केलर क्वांटिटी वो होगी जिसकी डायरेक्शन नहीं होगी, जैसे स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती। अब इसके एग्जाम्पल क्या आते हैं, ज़्यादा इस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग सिर्फ वही क्वेश्चन करेंगे जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप नोट डाउन करोगे, एक याद करो दूसरा अपने आप हो जाएगा। चलो मैं वेक्टर की एग्जाम्पल लिखा देता हूँ। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट मुझे बताइए कौन सी क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट क्या है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करोगे, और रिप्लाई के साथ साथ फीडबैक भी दोगे, और फीडबैक दोगे इस चीज़ का कि क्लास आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही हो, इसमें क्या मुझे ऐड करने की ज़रूरत है। और रही बात रेगुलर सेशन की, तो एक दिन में 2 लेक्चर बनाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मैं क्लास 4th के भी लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ। ऑफलाइन भी मेरी 4-5 क्लासेस होती है दिन में, और यहाँ से भी मैं आपके लिए लेक्चर बनाता हूँ। कभी कभी 2, जैसे आज 2 हो गए हैं तो कोशिश करता हूँ 2 बना दूँ, लेकिन एक के साथ थोड़ा सा मैनेज करो। अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम है टाइम में, जैसे 4th क्लास का एग्जाम हो जाएगा तो आपको 2-2 लेक्चर भी मिल जाएंगे, ठीक है। और यूट्यूब पर आपको लेक्चर बीच बीच में हम बिल्कुल डिस्कनेक्ट नहीं होंगे, पेपर तक हम आपको लेक्चर देते रहेंगे, ठीक है। हमने ऐसा नहीं
नहीं बोला कि हम लेक्चर नहीं देंगे, लेक्चर आपको मिलते रहेंगे, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए इस चीज़ की, ठीक है। बस आप लोग आपका रिस्पांस दे के हम लोग काम करेंगे। अगर आपका रिस्पांस अच्छा होगा तो हम आपको अच्छा कंटेंट देते रहेंगे लगातार। अगर रिस्पांस अच्छा नहीं हुआ तो फिर हम यहाँ पे इतना एफर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये तो थोड़ा सा तो बनता है कि आप भी थोड़ा रिस्पॉन्स करो। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, इसकी एक डायरेक्शन होती है, आपको ही पता है, मैंने बताया था सबसे शॉर्टेज डिस्टेंस को ही डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में तो डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट का जस्ट अपोजिट होता है डिस्टेंस। तो इन दोनों को मैं बहुत अच्छे से डिटेल में आपको समझा चुका हूँ, होपफुली आपको समझ आ भी चुका होगा। अब बात करते हैं दूसरी, वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जब मैं डिस्प्लेसमेंट को चेंज करता हूँ तो आप बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट से बना है, इसकी भी एक डायरेक्शन होती है और इसके अपोजिट में स्पीड होता है, इसकी डायरेक्शन नहीं होती। और एग्जांपल क्या हो सकती है सर, एक्सेलरेशन वेलोसिटी से बनता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। इसके बाद और क्या क्या होता है, एक आपकी फोर्स, ये आप न्यूटन के सेकंड लॉ में पढ़ोगे और पहले मैं फोर्स पे आपको पढ़ा चुका हूँ। फोर्स क्या होती है ये मैं आपको बता चुका हूँ, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। किसी चीज़ पे फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये भी इसकी डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा कि उस चीज़ में एक्सेलरेशन किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। इसके बाद और क्या होता है सर, जैसे आप बोल सकते हो आपका वेट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से ये आपकी अर्थ के ऊपर गिरेगी, इसकी एक डायरेक्शन बन जाती है पर्टिकुलर, ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से इसी साइड आएगी, ऊपर नहीं जाएगी। तो बेसिकली ये भी कैसा है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसके अपोजिट एग्जैक्ट आएगा मास, इसके अपोजिट में आएगा मास। देखो मास क्या होता है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। क्या होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट, मतलब पूरी दुनिया में, अर्थ में, चांद पे, कहीं भी चले जाओ ये कांस्टेंट रहेगा। जैसे इस पेन का मास है, ये जो आपको दिख रहा है ना पूरा, ये इसका मास है, तो ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। क्यों सर, इसको आप चांद पे लेके चले जाओ तो क्या ये मास कम हो जाएगा, ये इतना ही रहेगा। तो मास यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसका ग्रेविटी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, मास जितना ज़्यादा होगा उसका वेट उसी हिसाब से होगा, वो ग्रेविटी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। लेकिन वेट क्या होता है, वेट ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। आप स्पेस पे चले जाओ आपका वेट जीरो हो जाएगा, स्पेस पे आपका वेट जीरो हो जाएगा, जहाँ पे ग्रेविटी नहीं है वहाँ पे जीरो वेट होता है। तो वेट आपकी वेक्टर क्वांटिटी है और मास आपकी स्केलर क्वांटिटी है। और क्या क्या हो सकता है सर, एक हो सकता है मोमेंटम। तो आई थिंक मैंने आपको मोमेंटम बताया था, नहीं बताया था। मोमेंटम, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, और इसका मुझे ऐसा यूनिट आप बना के बताओगे, मास और वेलोसिटी का ऐसा यूनिट मुझे बना के आप बताओगे क्या होगा। मास कैसे किलोग्राम होता है, वेलोसिटी क्या, पूरा बना के मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। तो अगर आप एक्टिव होते हो तो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई किया करो, ताकि हमें पता चलता रहे कितने बच्चे ईमानदारी से लेक्चर को पूरा पूरा देख रहे हैं। मोमेंटम के बाद चलते हैं सर, और क्या क्या हो सकता है जो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसका एक आधा एग्जाम्पल आप भी सर्च करके लिख के बताओगे मुझे। अब इस पे चलते हैं वेक्टर। इसके बिना अगर आपने ये पढ़ ली, अगर आपको ये पता थी, इसके बिना आपको ज़्यादातर जो भी दिखेगा वो सारी की सारी इसमें डाल देना। जैसे जितनी भी डेफिनेशन आप पढ़ते हो, जैसे टेम्परेचर हो गया आपका, टेम्परेचर हो गया आपका, एरिया हो गया आपका, वॉल्यूम हो गया आपका, पावर होगी, वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, एट्सेट्रा। ये सारी की सारी किस में आएंगी आपकी, ये सारी की सारी स्केलर क्वांटिटी में आएंगी, क्योंकि इनका कोई भी डायरेक्शन से लेना देना नहीं है। तो बेसिकली अभी आपने पढ़ा वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा जैसे बीच वन ऑफ द फॉलोइंग। अभी आपकी जमकर प्रैक्टिस होगी, जैसे ये पहला यूनिट मैं खत्म करता हूँ तो बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। इसमें से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, जैसे पहला ऑप्शन डिस्प्लेसमेंट, दूसरा ऑप्शन एक्सेलरेशन, तीसरा ऑप्शन मोमेंटम, चौथा ऑप्शन मास। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखो 10 नंबर की फिजिक्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो, सब कुछ 10 नंबर का है। तो क्वेश्चन की अगर आपको, जैसे मेरे साथ अगर आपने पूरा पढ़ा होगा तो आपको हर एक कंसेप्ट की नॉलेज होगी। क्वेश्चन इतना बेसिक आएगा कि आप बहुत इजीली बना सकते हो। अभी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में भी इतना सिंपल पेपर आया था साइंस का, अब इजीली बना सकते हो अगर आपने नॉर्मल कंसेप्ट पता होगे तो,
उसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं आया था। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है आंसर क्या है। इसका आंसर क्या होगा, मास, क्योंकि मुझे पता था ये सारी क्या है, वेक्टर है। और बची हुई कौन सी आ गई, स्केलर क्वांटिटी। उसने पूछा क्या था, नॉट। हमेशा क्वेश्चन में नॉट को, क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ो। स्टार्टिंग में टाइम दो क्वेश्चन पढ़ने में, धीरे धीरे आपको आदत होगी क्वेश्चन देखने की। आप जल्दबाजी करते हो और एग्जाम में गलत करके आते हो। और आपको पता है कि 0.25 का भी वैल्यू क्या होता है, आपको पता है 0.25 का कंप्लीटिव में वैल्यू क्या होता है। तो ये हो गया आपका वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी का कंसेप्ट। इससे पहले मैंने ये आपको पढ़ा दी बेसिक डेफिनेशन वगैरह। तो ऑलमोस्ट पहला यूनिट खत्म होने पे है। अब हम लोग लेते हैं एग्जांपल, और कोई अगर टॉपिक बच गया इसमें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, सर ये टॉपिक अभी नहीं हुआ, जो आपको लगता है कि बेसिक डेफिनेशन में आ सकती है, जो डेफिनेशन आपको समझ नहीं आ रही है कोई। ठीक है, जैसे अब हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ। ये है वो टॉपिक जो आपको एक्चुअल में समझ नहीं होता। देखो हम लोगों को भी आता है कि कॉपी के पेज लेके, बुक्स के पेज आपको चेप के मैं समझा दूँ, उससे कोई मतलब नहीं होगा, आपको प्रैक्टिकली चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तो यही हमारा तरीका होगा पढ़ाने का। और आपको अगर अच्छा लगता है तो अच्छी बात है, नहीं अच्छा लगता हम तो भी ऐसे ही पढ़ाएंगे, क्योंकि हमें मतलब है आपके फाइनल रिजल्ट से। हमें नहीं मतलब कि यहाँ पे आपको किस तरीके से हम लोग बेवकूफ़ बना के व्यूज़ गेन करें और छोटे छोटे 5-5 10 मिनट के लेक्चर लेके आपको वो करें। हमारा हमेशा ये होता है कि हम लास्ट तक बच्चों के साथ रहते हैं। और इवन कि मैं रिवीजन भी खुद करवाता हूँ। आप देख रहे होंगे मैं क्लास 4th में, बैंक एसोसिएट में, सब में मैंने रिवीजन तक करवाने की कोशिश करता हूँ जितना मेरे से हो सकता है। जी आपका काम होता है, लेकिन मैं तो भी करवाता हूँ, क्योंकि हम चाहते हैं जो बच्चे पढ़े हैं उनको इसी बार सिलेक्शन मिल जाए, उसको बार बार आगे पीछे भटकना नहीं पड़े। अब हम न्यूटन्स के लॉ की बात करेंगे। सबसे पहला पढ़ेंगे हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। आज यही होगा आज की क्लास में, और 2 अगली क्लास में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ। अब देखिएगा, अब आप देखिएगा कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कैसे आपको समझ नहीं आता। आज मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा। आपने बहुत बार ट्राई करा होगा, लेकिन प्रैक्टिकल समझ नहीं होगा, रियल एग्जाम्पल में इसको आपको नहीं समझ आएगी। अब देखो मैं कैसे आपको इसको बहुत डिटेल में बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, और आप अच्छे से सीख भी जाओगे। एक बार मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको समझ आ पाए। चलो ये मैंने लिख दिया, थोड़ा सा टाइम बच जाए ताकि हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ को ख़त्म कर पाएँ। तो इसको मैं समझा देता हूँ डिटेल में क्या है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है। न्यूटन के 3 लॉ पढ़ेंगे हम, लॉ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ आज हम खत्म कर देंगे, और 2 को हम नेक्स्ट क्लास में ख़त्म करेंगे। देखो क्या बोलता है न्यूटन फर्स्ट लॉ। ये बोलता है कि, देखो एग्जाम्पल से समझना, एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। न्यूटन फर्स्ट लॉ जो बोलता है कि अगर कोई चीज़ मोशन में है, जैसे मान लो मैं इसको ऐसे करके छोड़ देता हूँ पेन को, तो ये मोशन में होगी, चल रही है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ बोलता है कि अगर ये मोशन में है तो मोशन में रहेगी, वो कभी रुक नहीं सकती। अगर कोई चीज़ रेस्ट में है, जैसे ये रेस्ट में पड़ा हुआ है, तो ये पूरी लाइफ रेस्ट में रहेगा, ये कभी भी अपने आप नहीं हिलेगा। लेकिन इसके ऊपर कंडीशन है, क्या, ये काम करता है यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स ना हो। मतलब मैं जब तक इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना करूँ बाहर से, तो अगर ये रेस्ट पे है तो ये रेस्ट पे ही रहेगा, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। इस अपने आप इसमें कोई चेंज नहीं आ सकता। यही है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। डेफिनेशन में यही लिखी है, इफ़ अ बॉडी इज इन रेस्ट इट विल रिमेन इन रेस्ट। बोला कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी। एंड इफ़ अ बॉडी इन मोशन इट विल रिमेन इन मोशन, तो वो मोशन में ही रहेगी अगर मोशन में है तो। कब तक, अनटिल, कंडीशन क्या है, अनटिल या अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, जब तक मैं उस पर बाहर से कोई फोर्स कोई उस पर ना लगाऊं। दोबारा से समझने की कोशिश करना। न्यूटन ने फर्स्ट लॉ दिया, उसमें उसने ये बताया कि अगर कोई चीज़ मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, अगर कोई रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, जब तक उस पर मैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना करूं। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं स्पेस में चले जाते हो। स्पेस किसको बोलते हैं, जैसे अर्थ है, अर्थ के ऊपर आपका एटमॉस्फेयर है पूरा, और एटमॉस्फेयर से जैसे ही बाहर जाओगे यहाँ पे इस आपका वेट 0 हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी 0 है। अर्थ आपको अपनी तरफ नहीं खींचेगी, क्योंकि आप इसके एटमॉस्फेयर यहाँ तक, इसका रेंज तक खींचने का, उससे बाहर जा चुकी हो। और ये वैक्यूम है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हवा पानी कुछ नहीं है। यहाँ पे जाके एक छोटा सा पेन रख के आ जाना, ठीक है, एक पेन रख के आ जाना, और उसको 50 साल के बाद जाके देखना वही बड़ा होगा। और इसको आप मोशन में छोड़ के आ जाना, मोशन में इसको ऐसे करके छोड़ के आ जाना मोशन की कंडीशन में। आप 20 साल बाद जाके देखोगे तो ये मोशन में चल रहा होगा, आगे चलता जाएगा ये।
क्यों? क्योंकि इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई हो रहा। अब अर्थ पे क्या होता है, यहाँ पे ग्रेविटी है, यहाँ पे फ्रिक्शन की फोर्स लगती है। जैसे आप लोग कोई वॉल फेंकते हो तो थोड़े टाइम जाने के बाद वो रुक जाती है अपने आप। क्यों? क्योंकि उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड हो चुकी है, इसलिए वो रुकी, अदरवाइज वो चलती रहती। जैसे आप चलती बस में से खिड़की में से हाथ बाहर निकालते हो, जब हाथ बाहर निकालते हो आप देखते हो कि आपके हाथों में फोर्स लगता है। वो फोर्स किसका है? वो हवा का फोर्स है जो आपको काट रही है फ्रिक्शन की वजह से। तो अब वो फोर्स की वजह से ही आपकी चलती हुई बॉल रुक जाती है, चलती हुई गाड़ी अपने आप रुक जाती है। तो यही वजह होती है, अगर उस पर फोर्स बाहर से नहीं लगेगा तो कभी भी नहीं रुकेगी। तो ये बोला था न्यूटन के फर्स्ट लॉ ने, और इसी को मैं बोलता हूँ लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलता हूँ फर्स्ट लॉ को। क्यों? इनर्शिया क्या होता है, पहले इनर्शिया को समझ लेते हैं। देखो इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया जैसे कोई चीज़ अगर मोशन में है, अगर कोई चीज़ मोशन में है तो उसको रोकोगे तो उसको धक्का लगेगा आगे, अगर कोई रेस्ट में है उसको अगर चलाओगे तो उसको धक्का लगेगा पिछली साइड। तो वो जो इनर्शिया होता है वो क्या होता है, वो आपका जितना भी मोशन की वजह से, जब वो मोशन है तो उसमें इनर्शिया ऑफ मोशन होता है, उसमें इनर्शिया मोशन था जिसकी वजह से आप चल रहे थे, जैसे आपने रुका तो वो जो इनर्शिया आपको फोर्स करेगा चलने के लिए उसको बोलते हैं इनर्शिया। फिर से एक बार समझा देता हूँ अच्छे से। देखो इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया होता है गाइज टू रेजिस्ट, मतलब रोकता है किसको? रेस्ट को, मोशन को या डायरेक्शन को, जो इसको रेजिस्ट करता है। जैसे मान लो आप एक जगह रेस्ट में बैठे हो, आप बस में बैठे हो, मान लो आप बस में बैठे हो, ठीक है, यहाँ बैठे हो, बस एक जगह स्टैंडिंग पे है। जैसे ही बस ने क्या किया, एकदम से झटके से चली, तो आपको क्या होता है? पीछे झटका लगता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाते हो। वजह क्या थी? क्योंकि आप जब बैठे थे, जिसका भी बेसिकली जिसका भी मास होगा उस पर इनर्शिया ऑटोमेटिकली आ जाता है, जिसका भी मास उसमें इनर्शिया आ जाएगा। अब एक जगह बैठे थे, आपका मास था और आप में इनर्शिया अब क्या था? रेस्ट था। आपने इनर्शिया कौन सा था? रेस्ट वाला। जैसे ही गाड़ी चली एकदम से आपको झटका लगा। क्यों लगा पीछे? क्योंकि आपकी गाड़ी इस साइड चली और आपकी बॉडी यहाँ रेस्ट पे थी, तो आपको इनर्शिया की वजह से, इनर्शिया ने आपको रोकने की कोशिश करी कि आप रेस्ट में हो, रेस्ट पे ही रहो। अगर मोशन में तो मोशन में रहो, इनर्शिया लगता उसके ऊपर, जिसका मास उसके ऊपर इनर्शिया ऑटोमेटिकली लग जाएगा। तो इसने फोर्स करा आपको रुकने के लिए, रजिस्ट करा किसको? मोशन को, क्योंकि रेस्ट में था पहले। तो इसी रजिस्ट करने वाले को ही हम लोग इनर्शिया कहते हैं। जो भी इनर्शिया होता है यो रजिस्ट करता है, आपकी रेस्ट हो तो रेस्ट रखेगा, उसको मोशन में जाने में रजिस्ट करेगा, मोशन है तो रेस्ट में से, और डायरेक्शन की वजह से क्या होता है, मैं आपको तीनों को समझा देता हूँ। बाकी क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है? जो भी आपको फोर्स लगती है ना, रेस्ट में हो तो रेस्ट में रखने के लिए, मोशन में तो मोशन में रखने के लिए। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है? देखो इसकी क्वेश्चन कैसे आता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है? जब कोई बॉडी रेस्ट पे होती है तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स लगता है, उसको कौन सा इनर्शिया लगता है? इनर्शियन रेस्ट लगता है। आपको बोला जाएगा कि मान लो आप एक चारपाई पे बैठे हो, तो आपके ऊपर क्या लग रहा है? इनर्शियन रेस्ट की मोशन? आप बोलोगे इनर्शियन रेस्ट। अब इनर्शियन रेस्ट करता क्या है? जैसे आपको क्वेश्चन एग्जाम में क्या आता है, मैं एक बार क्वेश्चन लिख देता हूँ। जैसे ऐसे क्वेश्चन आता है कि एक बस में आप बैठे हो, आप बस में बैठे हो, बस ने सडनली चलना स्टार्ट करा, सडनली स्टार्ट रनिंग। फिर आपको मैं ट्रिक बता दूंगा क्वेश्चन कैसे निकलता है। तो आपको क्या होता है, अब बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगती है, आपको बैकवर्ड डायरेक्शन में आपको पीछे धक्का लगता है। ऐसा क्यों होता है? इनर्शियन रेस्ट की वजह से कि इनर्शियन मोशन की वजह से? देखो आप जब बैठे थे, आप कहाँ पे थे? आप रेस्ट पे थे। जैसे ही गाड़ी सडनली चलना स्टार्ट की तो आपको झटका पीछे लगेगा। आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा प्रैक्टिकली, गाड़ी में बैठते हो, जब जैसे बाइक पे बैठते हो तो आपका फ्रेंड एकदम से बाइक की रेस देता है तो क्या होता है? झटका आगे लगता है, पीछे लगता है? आपको पीछे झटका लगता है, बाइक आगे चलती है तो। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी क्या थी, ठीक है, आप यहाँ पे बैठे थे, आपके फ्रेंड ने एकदम से रेस दिया, आपको पीछे झटका लगा। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी यहाँ पे रेस्ट पे थी। जैसे बाइक एकदम से बढ़ी तो आपके अंदर इनर्शिया लग रहा था, कौन सा? रेस्ट वाला, जिसने आपको रेस्ट पे रखा हुआ था। और जैसे ही आप मोशन में आए तो इसी इनर्शिया ने आपको मोशन में आने के लिए रोका और आपको पीछे खींचा, क्योंकि आपके ऊपर इनर्शियन रेस्ट लग रहा था। इसकी वजह से आपको झटका पीछे लगता है, क्योंकि इनर्शियन रेस्ट की वजह से। अगर आपको पूछा जाए कि आप स्टैंडिंग पोजीशन में हो, आपको एकदम से कोई खींचेगा तो आपको झटका पीछे क्यों लगता है, उसका आंसर होगा इनर्शियन रेस्ट। अब इनर्शियन मोशन कहाँ लगेगा? जैसे
आपको बोला जाएगा कि एक गाड़ी चल रही थी, उसने ब्रेक अप्लाई करा, सडनली ब्रेक अप्लाइड करा, और आप क्या होते हो, आगे झटका खाते हो। जैसे कोई गाड़ी जब बाइक चल रही है एकदम से ब्रेक लगेगा तो आप अगली साइड गिरते हो। तो अगली साइड क्यों गिरते हो? क्योंकि आपकी बॉडी मोशन में थी। किस में थी? मोशन में थी। और आपके ऊपर क्या लग रहा था? इनर्शियन मोशन लग रहा था। जैसे आपने रोका एकदम, तो आपके ऊपर जो बॉडी पे इनर्शिया लग रहा था, इसने कोशिश करी कि आपको रेस्ट में ना आने दे, क्योंकि वो रेजिस्ट करती है सबको। मोशन में तो मोशन में रखेगी, यही तो है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, जिसमें उसमें रहेगा। तो इनर्शिया इसको मोशन में रखेगी, लेकिन आपने ब्रेक लगाया, इसलिए आपकी बॉडी आगे धक्का खाएगी ड्यू टू इनर्शियन मोशन की वजह से। अब क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि बताओ, अगर गाड़ी में झटका पिछली साइड लगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है इनर्शियन रेस्ट। क्यों? देखो आंसर कैसे देना होता है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप देख लेना, इनर्शियन रेस्ट और मोशन में पहले आप कहाँ पे थे। अगर आप पहले रेस्ट पे थे तो उस पर इनर्शियन रेस्ट ही लगेगा। अगर आप पहले मोशन में हो तो इनर्शियन मोशन ही लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी अभी आपको बस वाला एग्जाम्पल दिया। आप चलती गाड़ी से उतरोगे तो आप अगली साइड धक्का खाओगे, गिर जाओगे। वजह क्या होती है? आपको बोला जाता है चलती बस में हमेशा मुंह आगे करके उतरना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस पर आप मोशन में थे, जब आप उतरोगे आप रेस्ट में आओगे। मोशन से जैसे ही रेस्ट में आओगे तो आपको जो इनर्शिया वो कोशिश करेगा, फोर्स करेगा मोशन में रहने के लिए, इसलिए आपको आगे धक्का लगेगा, तो उस पर लगेगा इनर्शियन मोशन। क्यों? क्योंकि पहले आप मोशन में थे, अब आप मोशन की वजह से गिर रहे हो, इसलिए इनर्शियन मोशन लगा। आप एकदम शांत बैठे हो, एकदम से किसी ने रेस दिया, आपको पीछे झटका क्यों लगेगा? इनर्शियन रेस्ट की वजह से। क्यों? क्योंकि पहले आप रेस्ट पे थे, आप जिस पे भी पहले होते हो वही उस पर लगेगा। तो आई होप ये दोनों अब आपको समझ आ गए होंगे। तो इनर्शियन डायरेक्शन क्या होता है? तो इनर्शियन डायरेक्शन से क्वेश्चन तो नहीं आता फिलहाल, लेकिन डायरेक्शन होता है, मैं समझा देता हूँ। जैसे एक आप धागा लेना, उसके साथ ना एक छोटा सा पत्थर बांध देना, स्टोन बांध देना, फिर उसको ऐसे 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 घुमाना गोल गोल। अगर गलती से धागा टूट गया तो क्या वो ऐसे ऐसे घूमता रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। जैसे मान लो आप ऐसे घुमा रहे हो किसी को, ऐसे गोल 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 घुमा रहे हो फास्ट फास्ट, जैसे ही क्या होगा, धागा टूट जाता है बीच में से। तो ऐसा गोल गोल तो नहीं, जैसे यहाँ पे आगे टूटता है तो ये ऐसे करके ऐसे निकल जाएगा। जैसे मान लो ऐसे घूम रहे हो, यहाँ पे टूटता है तो यहाँ पे ऐसे निकल जाएगा। तो मतलब ये जिस साइड इसका मोशन होगा, जिस डायरेक्शन में होगा, उसी डायरेक्शन में ये आगे चला जाएगी चीज़। तो इसको बोलते हैं इनर्शियन डायरेक्शन। क्योंकि डायरेक्शन की वजह से जो इनर्शिया लगा था उस पर, वो उसको इसी डायरेक्शन में लेके जाएगा। जैसे आप देखते हो ना, गाड़ी चलती है, गाड़ी जब कई कीचड़ वगैरह में फंस जाती है तो गाड़ी के टायर ऐसे चलते हैं ना, ऐसे चलते हैं। तो एक जगह फंसी हुई जहाँ पे कीचड़ है, तो कीचड़ कहाँ? ऐसे गोल गोल थोड़ी घूमता है, कीचड़ ऐसे पीछे जाता है। जाता है कि नहीं जाता है? क्यों? क्योंकि आपका जो इस डायरेक्शन में चल रही थी, इससे जो फ्रिक्शन लगी, इसने इसी डायरेक्शन में ऐसे कीचड़ फेंका आपके ऊपर, तो वो ऐसे गोल गोल नहीं घूमेगा। तो जिस डायरेक्शन में आपका पहले डायरेक्शन होगी, उसी डायरेक्शन में आपकी चीज़, पार्टिकल, जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो जाएगा। उसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो बेसिकली इनर्शिया का मतलब यही होता है कि आप किस चीज़ को रेजिस्ट कर रहे हो। आप कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाएगा, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा, आप देखना कि इनर्शियन रेस्ट कहाँ लग रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक टेबल के ऊपर एक मैंने वाइट पेपर रखा। कौन सा पेपर रखा मैंने? वाइट पेपर रखा। इसके ऊपर मैंने एक बढ़िया सा पानी का ग्लास रख दिया, पानी का ग्लास रख दिया। अब एक चीज़ नोटिस करना, आप जब इस पेपर को आप एक झटके से एकदम खींच लोगे तो ये ग्लास गिरेगा नहीं, ये एग्जैक्टली इसके ऊपर सीधा सीधा आ जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर इनर्शियन रेस्ट लग रहा होगा। इसको इतना टाइम ही नहीं मिलेगा कि ये समझ पाए कि इसको कोई झटका लगा है। आप नोटिस करना, बीच में से ज़्यादा फास्ट होगा तो पानी हिलेगा भी नहीं, मतलब यहाँ है वहीं पे आ जाएगा, वहीं पे गिर जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस पे इनर्शियन रेस्ट लग रहा है। आपको कुछ भी नहीं समझना, आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि जिस पोजीशन में पहले होगा वही उस पर लगेगा। चलती गाड़ी से आप गिर जाते हो, धक्का खाते हो, क्योंकि आप मोशन में थे, इसलिए आप इनर्शिया मोशन लग रहा था, वो इनर्शिया मोशन की वजह से आप गिरते हो। एक गाड़ी स्टैंड है, एकदम से चलती है, आप पीछे झटका खाते हो। क्यों? क्योंकि आप रेस्ट पे थे, आप पे इनर्शिया रेस्ट लगेगा, तभी आप पीछे झटका खाते हो। तो इस तरीके से जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं अब आप निकाल सकते हो। ट्रिक मैंने आपको बता दिया, ये कभी ट्राई करना घर पे। एक टेबल के ऊपर जैसे कोई भी चीज़, जैसे मैं कुछ भी पकड़ लेता हूँ, मान लो यही है मेरा, तो इसके ऊपर मैंने क्या किया, कुछ पेन को रख दिया और नीचे पेज को एकदम से खींच दिया। ये पेन कहीं नहीं जाएगा, वही रहेगा।
ठीक है, ये कहीं नहीं जाएगा, वही रहेगा, इस चीज़ को ट्राई करना। ये क्या होता है, इनर्शियन रेस्ट, इनर्शियन मोशन। लेकिन अगर आप इसी चीज़ को धीरे 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 खींचोगे तो ये ग्लास भी साथ साथ आता चला जाएगा। इस पर क्यों, क्या होगा, इनर्शियन मोशन लगेगा। तो मोशन क्या कोशिश करता है, अगर मोशन में तो वो आपको मोशन में रखने की कोशिश करता है। आप रेस्ट पे आओगे तो धक्का खाओगे अगली साइड, आप रेस्ट पे हो तो इनर्शिया आपको रेस्ट में रखने की कोशिश करता है। एकदम चलोगे तो पीछे चढ़कर आएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे रेस्ट पे रखने की कोशिश करेगा जहाँ पे आप पहले थे। और डायरेक्शन मतलब जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट जाएगा। तो ये था आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ, जो मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई चीज़ अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करूँ। ये कौन बोलता है, ये न्यूटन फर्स्ट लॉ बोलता है। लॉ ऑफ इनर्शिया किसको बोलते हैं, जो भी चीज़ों को रेजिस्ट करता है, आपके मोशन को, डायरेक्शन को या रेस्ट को, ठीक है। उसके बाद अगर ये पूछा जाएगा, देखो ये मास के ऊपर डिपेंड करती है। जिसका मास होगा गाइस, जिसका मास होगा, जिस भी चीज़ का मास होगा उसका इनर्शिया ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इनर्शिया उसमें होगा ही होगा, क्योंकि मास की वजह से इनर्शिया होता है। और इनर्शिया रेस्ट कहाँ लगेगा, मोशन कहाँ लगेगा, ये आपको अब समझ आ चुकी होगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ न्यूटन फर्स्ट लॉ आप समझ चुके होंगे। ओके, इससे पहले हमने न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ा था। उसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज़ अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अनटिल उसके ऊपर मैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना करूं। अब क्वेश्चन पुट हुआ, सर ये क्वेश्चन एक अराइज होता है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ने तो बता दिया कि कितनी फोर्स अप्लाई करनी है, सॉरी फोर्स अप्लाई करोगे एक्सटर्नल तो चीज़ रुक जाएगी, अगर रेस्ट में तो चल जाएगी, मोशन में आ सकती है फोर्स के बाद। लेकिन लोगों ने क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया, अच्छा अगर हमें ये पता चल गया कि फोर्स अप्लाई करने पे हम चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, तो वो फोर्स कितनी होगी, फोर्स कैसे निकालते हैं, अमाउंट ऑफ फोर्स कितना लगेगा, कितने वर्क के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। अमाउंट ऑफ फोर्स निकालने के लिए फिर न्यूटन ने दूसरा लॉ दिया, न्यूटन ने दूसरा लॉ दिया जिसको बोला जाता है न्यूटन सेकंड लॉ। ये क्या दिया, उसने बोला ठीक है, आपको अगर फोर्स निकालना चाहते हो आपको क्या करना होगा, आपको फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करवाना होगा। न्यूटन सेकंड लॉ ही यही है कि वो इक्वल होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज कॉल्ड न्यूटन सेकंड लॉ। तो न्यूटन सेकंड लॉ में क्या बताता है कि फोर्स किस प्रकार निकाली जाएगी, आप किस चीज़ के ऊपर कितना फोर्स लगा रहे हो, ये किस तरीके से आप बताओगे। तो ये मैं आपको फोर्स की डेफिनेशन में भी सिखा चुका हूँ ये चीज़, और मैंने उस टाइम भी बताया था यही न्यूटन का सेकंड लॉ होगा। अब इसको हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे। देखो ये बेसिकली एग्जाम्पल के थ्रू हम कैसे समझने की कोशिश करेंगे, कैसे पता चलेगा कि इस पर न्यूटन का सेकंड लॉ लग रहा है। ये मैं जब आपको एग्जाम्पल दूंगा बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे। पहली बात, अगर आपको किसी चीज़ की फोर्स निकालनी है तो आप पहले मास निकालो, पहले मास निकालोगे कितना चीज़ का मास है। आप किसी बस के ऊपर फोर्स लगा रहे हो, किसी कार के ऊपर लगा रहे हो, किसी स्कूटर के ऊपर लगा रहे हो, किसी मोटरसाइकिल के ऊपर लगा रहे हो, किसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो, उसका मास कितना है। फिर आप एक्सेलरेशन निकालिए। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अच्छा मुझे आप बताइए एक्सेलरेशन क्या होता है। मैंने आपको बताया था ना वेलोसिटी को चेंज करना पर यूनिट टाइम के हिसाब से। लेकिन देखो वेलोसिटी क्या होगा, इसमें आप बोलो इनिशियल वेलोसिटी माइनस करो फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल को मैं यू से डिनोट कर रहा हूँ, फाइनल को बी से, और पर यूनिट टाइम, यही तो होता है एक्सेलरेशन। पर यूनिट टाइम यही तो होता है एक्सेलरेशन। मतलब एक्सेलरेशन मैं बोलूँ कितना, आप बोलोगे किसी की पहले स्पीड थी 5 मीटर पर सेकेंड, अब होगी 10 मीटर पर सेकेंड, कितना टाइम लगा, मान लो 2 सेकंड लगे। तो एक्सेलरेशन क्या हुआ, आप बोलोगे फाइनल माइनस इनिशियल करो, 10 में से 5 गया तो 5, नीचे कितना 2, इसका मतलब 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये यूनिट होता है ऐसे एक्सेलरेशन का। तो बेसिकली एक्सेलरेशन में यहाँ पे ये पुट कर सकता हूँ। अब देखो यहाँ से मैं चीज़ों को प्रैक्टिकल कैसे समझाने की कोशिश करूँगा आपको। मैं बोल सकता हूँ फोर्स बराबर होता है मास इंटू इनिशियल, सीधा आप लिख लो फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी। चलो मैं लिख देता हूँ ताकि आप कॉपी पे लिख सको। अब लिख दो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और नीचे पर यूनिट टाइम, यही तो होता है एक्सेलरेशन। मैंने एक्सेलरेशन को पूरा डिटेल में लिख दिया, बस यही से न्यूटन लॉ की एग्जांपल बनेगी जो न्यूटन सेकंड लॉ है। अब आपको एक चीज़ पता चल गई, जो फोर्स होता है वो बराबर है मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को मैंने थोड़ा सा डिटेल में लिख दिया। अब बेसिक क्लास देखना, वहाँ पे मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था ये। अब एक चीज़ मुझे बताओ, फोर्स किस किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
आप बोलोगे सर फोर्स किसी भी निकालनी है तो वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुई। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, बहुत अच्छे से बता चुका हूँ, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़े। अगर मास इंक्रीज होगा तो फोर्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी, अगर मास इंक्रीज होगा फोर्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। अच्छा, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी चेंज होने से पर यूनिट टाइम, तो नीचे आ रहा है टाइम, तो टाइम के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बस यही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि फोर्स किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग। तो फोर्स आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाएगा फोर्स कम होती चली जाएगी। यहाँ से देखना कितनी अच्छी अच्छी एग्जांपल निकलेंगी। जैसे जैसे फोर्स टाइम कम होता जाएगा तो फोर्स बढ़ती चली जाएगी। जैसे प्रेशर का सेम कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये नीचे डिवाइड में है, टाइम बड़ा लिखोगे तो ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा छोटी हो जाएगी डिवाइड, क्योंकि नीचे बेस में जितना नंबर बड़ा होता जाएगा उतना ही वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी। इसलिए आपको याद रखना, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये डायरेक्टली है। बस यही तो वो रीज़न होता है। आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि एक क्रिकेटर होता है वो कैच पकड़ते टाइम अपने हाथ पीछे क्यों ले जाता है, ऐसे ऐसे करके कैच पकड़ता है, हाथ पीछे कैसे ले जाता है, वो क्यों ले जाता है, वजह क्या होती है। आप भी ले जाओगे उसको, क्यों? क्योंकि जैसे ही आप बॉल पकड़ते हो उसका मास था वही, जब वो आपके हाथों में आता है तो आप हाथ पीछे खींच लेते हो, वजह क्योंकि उस मास का आपके हाथों के साथ टकराने का आप टाइम बढ़ा रहे हो। पहले आप अगर हाथ यहाँ पे रखते तो बाल यहाँ पे आकर टकराती, लेकिन हाथ आप पकड़ते पकड़ते यहाँ तक लेके आ गए, तो यहाँ पे आप तक हाथ तक बाल को सही से पहुँचने के लिए टाइम लगा। टाइम जितना बढ़ेगा फोर्स उतनी कम होगी। और आप हाथ पीछे क्यों ले जाते हो? ताकि आपको चोट ना लगे। आप क्रिकेट जिसने भी खेला होगा उसको पता होगा प्रैक्टिकली, जब वो क्रिकेट बॉल को कैच करता है तो हाथ पीछे ले जाता है। तो पीछे ले जाने का मतलब ही यही होता है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो बेसिकली, आप टाइम को बढ़ा रहे हो, आप टाइम को बढ़ा रहे हो, इसलिए ताकि आपको चोट कम लगे। क्योंकि जितनी ज़्यादा फोर्स लगेगी उतनी ज़्यादा चोट लगेगी, जितनी फोर्स कम लगेगी आपके हाथों में उतनी ही आपको इंजरी कम होगी। सो टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको एग्जांपल भी छोटा सा दिया कि आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में कि आप जब कोई भी क्रिकेटर एक कैच पकड़ता है हाथ को बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव क्यों करता है, तो उसका वजह ये है सर क्योंकि वो फोर्स को रिड्यूस करना चाहता है। आपको पूछा जाएगा वो किसके अकॉर्डिंग होता है, तो आपको आंसर देना है न्यूटन सेकंड लॉ। ये न्यूटन सेकंड लॉ की एग्जांपल है। आप हाथ पीछे ले जाते हो, क्यों? क्योंकि आपको टाइम बढ़ाना चाहते हो। टाइम क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पहली एग्जांपल होगी, ठीक है। मैं 2-3 एग्जांपल लिखता हूँ, फिर आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ। चलो ये कुछ एग्जांपल लिखे मैंने। जैसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि एक क्रिकेटर अपने हाथ को मूव बैकवर्ड डायरेक्शन में क्यों करता है, उसकी वजह है सर न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हाई जंप और लॉन्ग जंप जब करते हो, हाई जंप होता है ना जब आगे जाते हो, लॉन्ग हाई जंप होता है जब ऊपर कोई रस्सी को क्रॉस करते हो, और लॉन्ग जंप जब नीचे जहाँ से दूर तक आगे छलांग लगाते हो। तो आपको पूछा जाएगा ये किसके अकॉर्डिंग ऐसा करते हो कि आपका जो ग्राउंड होता है वो हमेशा सॉफ्ट रखा जाता है। मतलब आप देखोगे जब भी हाई जंप या लॉन्ग जंप का ग्राउंड होगा वो जहाँ तो उसके नीचे गद्दे रख दिए जाते हैं या उसको गोडाई करके बहुत अच्छे से सॉफ्ट कर दिया जाता है। वजह क्या होती है उसको प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करना। जैसे आप यहाँ से मान लो एक एथलीट आ रहा है, ये आपकी ऊपर लगा दी हमने, यहाँ पे एक रस्सी लगा दी, ठीक है। ये रस्सी से जंप करना है इसने, जंप करके आगे गिरेगा। जैसे ही यहाँ पे ग्राउंड बिल्कुल मतलब अगर बिल्कुल हार्ड होती ग्राउंड तो क्या होता, जैसे वो यहाँ पे पड़ा, अब उसके मास उसका अपना मास था, जैसे वो ज़मीन के साथ टकराया तो उसका पड़ते यहाँ पे क्या हुआ, उसको फोर्स लगा। लेकिन अगर गुडाई की होगी तो ज़मीन थोड़ी सी ऐसे होगी, थोड़ी सी वो ज़मीन नीचे आएगी। अब उसका क्या हुआ, टाइम बढ़ गया आपका, और ग्राउंड के साथ जो टच होने का टाइम था वो बढ़ गया। इसकी वजह से आपकी फोर्स कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी बताया वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ऐसा करने से आपका थोड़ा सा फोर्स कम लगेगा। क्यों? क्योंकि टाइम बढ़ गया। बेसिकली टाइम ही तो बढ़ाना चाहते हो, इन सबके पीछे रीज़न ही क्या है, आप टाइम बढ़ाना चाहते हो ताकि आपके फोर्स कम लगे। जब फोर्स कम लगेगा चोट कम लगेगी। ट्रिक के लिए बताता हूँ, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको फोर्स की वजह से चोट लगती हो उसको बचाने के लिए की जाती है, वो सब की सब न्यूटन सेकंड लॉ का रीज़न होता है। वो न्यूटन सेकंड लॉ को देख के ही बनाई जाती है। जैसे शॉक अब्जॉर्बर और प्रोवाइडेड इन कार एंड बाइक, आपके जो शॉकर वगैरह दिए होते हैं, गाड़ी में शॉकर लगे होते हैं ना, वो क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं, उसकी भी यही वजह है। जब आप मान लो आप मोटरसाइकिल के ऊपर बैठे हो, ठीक है, मोटरसाइकिल ऊपर बैठे हो, जब जंप लगता है यहाँ पे देखो आप शॉकर दिए होते हैं,
आगे पीछे। जब जंप लगता है तो ये क्या होता है, आप जब इसके साथ नीचे टकराने वाले होते हो तो ये थोड़ा आपको नीचे प्रेस करता है धीरे धीरे, उससे क्या होता है टाइम बढ़ जाता है। जब टाइम बढ़ जाता है तो फोर्स कम लगेगी, फोर्स कम लगेगी तो आपको इंजरी भी कम होगी। तो शॉकर इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि वो टाइम को इंक्रीज करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से फोर्स कम लगती है। अब एग्जाम्पल 2-3 मैं आपको प्रैक्टिकली लेकर समझाता हूँ। ये इसके एग्जाम्पल याद रखना, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ बेसिकली हमें फोर्स से निकालना ही बताता है, लेकिन फोर्स से क्या क्या वो बता सकता है वो आपको समझ होनी चाहिए कि फोर्स किस पे डायरेक्टली और किसके इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। फॉर एग्जाम्पल देखो, ओके जैसे ये छोटी सी एग्जाम्पल हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आदमी देखो इसको फोर्स लगा रहा है। अब इस बंदे का मास है वो इतना ही है, इस बंदे ने इसको क्या किया, जोर से फोर्स लगाया। जैसे इससे पहले समझने की कोशिश करें, इस बंदे ने थोड़ा सा फोर्स लगाया तो बंदा एक्सेलरेट कम करा। क्यों, अब फोर्स कैसे पता चला, एक्सेलरेट कम किया, मास उसका उतना ही था। अब उसने दूसरी बार फोर्स ज़्यादा क्यों हुई, फोर्स ज़्यादा लगाने की इसलिए मुझे पता चला क्योंकि उसमें आपका एक्सेलरेशन भी फास्ट हुआ। उसमें आपका देखो एक्सेलरेशन कितना फास्ट हुआ, देखो उसने इस बार क्या किया, मुझे कैसे पता चला फोर्स ज़्यादा लगाई, क्योंकि बंदे का एक्सेलरेशन फास्ट हुआ प्लस मास तो कॉमन था ना, पहले वाला मास। थोड़ी फोर्स मुझे कैसे पता चला कि बंदे ने फोर्स कम लगाई है, क्योंकि उसका जो मास था वो तो वही इंसान था। एक्सेलरेशन देखो थोड़ा सा हुआ तो मुझे पता चला कि फोर्स कम लगाई है। लेकिन दूसरे बार इसने जोर से धक्का दिया, बंदे की एक्सेलरेशन फास्ट हुई, मास तो वही था। तो इसका मतलब मास पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मास पे डिपेंड करेगा और एक्सेलरेशन पे डिपेंड करेगा। जैसे अगली एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल आगे भी धक्का दिया, लेकिन धक्का देने की वजह से ये गाड़ी आगे चली नहीं। क्यों, क्योंकि फोर्स कम लगा रहा है। ये देखो थोड़ा सा धक्का दिया क्योंकि फोर्स कम लगाई है। अब 3 बंदे धक्का दिए, जोर से दिया। अब बताओ फोर्स ज़्यादा लगी कम लगी, मुझे बताओ फोर्स ज़्यादा लगी कम लगी। आप बोलोगे सर फोर्स ज़्यादा लगी। क्यों, क्योंकि गाड़ी का एक्सेलरेशन फास्ट हुआ। पहले वेलोसिटी 0 थी जहाँ खड़ी थी, अब आगे कुछ भी होगी 10-20 जितना भी हुआ है, तो आपने देखा कि उतने ही टाइम में उसने इस बार एक्सेलरेशन ज़्यादा कर दिया। तो मुझे पता चल गया कि फोर्स ज़्यादा लग रही है इसके ऊपर। जैसे होता क्या, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दोनों के। अब देखो जैसे ये इसको धक्का दे रहा है लड़की को, तो थोड़ा थोड़ा हिल रहा है, वो डिस्टेंस कम कवर कर रहा है। क्यों, क्योंकि फोर्स कम लगा रहा है। अब देखो फोर्स ज़्यादा लगाई, एक्सेलरेशन फास्ट हुआ। क्यों, क्योंकि फोर्स ज़्यादा लगा रहा था। तो न्यूटन सेकंड लॉ में यही कहता है कि जितनी ज़्यादा एक्सेलरेशन होगी, जितनी ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतनी ही ज़्यादा आपका, और जितनी ज़्यादा एक्सेलरेशन जितना ज़्यादा होगा और जितना मास ज़्यादा होगा, दोनों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, चलो मैं इसको एग्जांपल से आगे एक बार फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ने की कोशिश करते हैं। अभी तक हमने सीखा कि न्यूटन सेकंड लॉ बोलता है कि फोर्स आपका डिपेंड करेगा, चीज़ का मास चेक करो, उसमें देखो एक्सेलरेशन कितना हुआ। एक्सेलरेशन में आपको बेसिक में बहुत अच्छे से सिखा चुका हूँ। सो गाइज एक्सेलरेशन, तभी मैंने छोटी छोटी डेफिनेशन आपको समझाने की कोशिश करी थी। तो अब इसके थ्रू आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे फोर्स कैसे पता चलेगा कितनी लगी। आप देख रहे हो मास, और जब मैंने एक्सेलरेशन ज़्यादा फास्ट करा इट मीन्स कि मैंने फोर्स ज़्यादा लगाई थी। तो फोर्स पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास है, और फोर्स का ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन है, आपका एक्सेलरेशन। लेकिन टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, चलो आगे इसको समझते हैं हम न्यूटन थर्ड लॉ को। ठीक है, चलो बेसिक सी बात ये है कि आप कंपटीटिव का एग्ज़ाम दे रहे हो, देन नोबडी विल आस्क यू द डेफिनेशन ऑफ एनी ऑफ द कॉन्सेप्ट। जस्ट आपको कॉन्सेप्ट को समझना होगा, डेफिनेशन कोई नहीं पूछने वाला। सो न्यूटन लॉ तो सबको पता है, लेकिन प्रैक्टिकली समझ नहीं होती। जब क्वेश्चन पूछता है तो आपको वो एग्जांपल देता है कि अगर ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे कौन सा नियम लागू हो रहा है न्यूटन का। तो न्यूटन सेकंड लॉ मैंने अभी आपको एग्जांपल भी दिया कि बंदे की फोर्स मुझे तब भी पता चलता है कि बंदे का मास कितना और एक्सेलरेशन कितनी जल्दी हुआ। आपने देखा जैसे ही मास तो एक ही बंदा कॉमन था, एक बार एक्सेलरेशन कम कर रहा था तो मुझे पता चल रहा था फोर्स कम है, जैसे एक्सेलरेशन बढ़ाया फोर्स बढ़ गया। मतलब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास के, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन के, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, क्योंकि एक्सेलरेशन के अंदर टाइम भी आता है। तो ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, यही से क्वेश्चन पूछा जाता है। और एग्जाम्पल जो भी पूछेगा आप देख लेना कि इसकी वजह से जो काम किया गया क्या उससे मुझे इंजरी कम होगी, फोर्स कम लगेगा, तो समझ जाना वो न्यूटन का सेकंड लॉ है। न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ते हैं, बहुत आसान, आप सबको पता है न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ बहुत आसान है। क्या बोल रहा है न्यूटन थर्ड लॉ, ये बोलता है एवरी एक्शन एब एब इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन।
हर एक एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। जैसे आप एक्शन करोगे उसका सेम अपोजिट रिएक्शन होगा। जैसे अगर आप जितना ज़्यादा पाप करोगे आपके खिलाफ भी उतना ही ज़्यादा पाप होगा, किसी के साथ गलत करोगे आपके साथ भी गलत होगा। न्यूटन थर्ड लॉ का बहुत अच्छा एग्जांपल है। अपने पास बैठे किसी फ्रेंड को जोर से चांटा मार दो, वो रिप्लाई में उससे भी ज़्यादा जोर से चांटा मारेगा, तो उस एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन भी हुआ। मतलब कुछ भी करोगे तो वो अपोजिट भी होगा उसका। जैसे मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ आपको, बहुत आसान है ये न्यूटन थर्ड लॉ। इसकी एग्जांपल बहुत सारी, जैसे मैं एग्जांपल कुछ लिख भी देता हूँ। पहले एग्जांपल लिख देता हूँ। जैसे ये है आपका रॉकेट चलते हैं आपके। आप देखो कि जब आपके रॉकेट चलते हैं तो नीचे से ऐसे आग निकलती है, गैस, तो वो जितनी ज़्यादा नीचे प्रेशर जनरेट करेंगे उतना ऊपर जाएगा। मतलब अपोजिट जो काम करेगा उसका अपोजिट आपके ऊपर एक्शन होगा। जितनी जोर से ऊपर जाएगा उतनी फास्ट पीछे वो गैस जनरेट करेगा, उतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा। तो रॉकेट किस प्रिंसिपल पे काम कैसे चलता है, उसका नियम होता है न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से। जितना वो ज़्यादा नीचे गैस रिलीज करेगा जितना प्रेशर जनरेट करेगा। और इसका बेसिकली जो रॉकेट किस प्रिंसिपल पे काम करता है वो होता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम के ऊपर काम करता है। कोई भी चीज़ का मोमेंटम कांस्टेंट होता है, बिफोर और आफ्टर जीरो होता है हमेशा। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। आपको बोला जाएगा कोई चीज़ रेस्ट पे उसका मोमेंटम क्या होगा। अगर कोई चीज़ रेस्ट पे उसका मोमेंटम क्या होगा, आप बोलोगे सर मोमेंटम क्या होता है, मास, और जब रेस्ट पे तो वेलोसिटी जीरो, जीरो समथिंग मल्टीप्लाई जीरो इक्वल टू जीरो। तो जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो तो ऑलवेज भी जीरो। सो मुझे पता चल गया कि मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो ये लीनियर मोमेंटम आपका प्रिंसिपल होता है, उसके सिद्धांत पे काम करता है। लेकिन रॉकेट जो एग्जांपल किसका है, ये भी न्यूटन थर्ड लॉ का है। जैसे बुलेट फायर करते हो, ओके, जैसे ये मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। जैसे आप देखिए ये बंदा बुलेट फायर करने लगा, जैसे इसने बुलेट फायर किया इसका एक्शन हुआ कि आपकी बुलेट निकल के आगे गई, और उसका अपोजिट रिएक्शन भी हुआ। तो पीछे झटका लगता है ना राइफल से, तो इट मस्ट बी रिमेंबर दैट एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। तो हमेशा दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है। मतलब कि एक एक्शन अगर आप बुलेट के ऊपर कर रहे हो तो उसका अपोजिट रिएक्शन आपके ऊपर हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट क्या होने चाहिए, दोनों डिफरेंट होने चाहिए। These two forces are always equal in magnitude but opposite in directions। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, मतलब मास दोनों का एक जैसा होता है। मतलब जितना भी जो भी चीज़ के ऊपर लग रहा है जहाँ से बुलेट, उतना ही मैग्नीट्यूड दूसरी साइड भी आएगा। जितना फोर्स का मैग्नीट्यूड इस साइड है उतना ही दूसरी साइड आएगा, लेकिन दोनों की दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। पहली बात कि न्यूटन थर्ड लॉ बोलता है कि कोई भी चीज़ का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा। जैसे आप जिस साइड फोर्स करोगे उसका अपोजिट आपके साइड भी लगेगा। जैसे इसने बुलेट फायर किया, जैसे इस बंदे ने बुलेट फायर किया, जैसे इसने बुलेट फायर किया तो आपने देखा क्या हुआ, बुलेट फायर करते ही ये जो आप देख रहे हो गन में से बुलेट निकल रहा है, तो ये आगे अगली साइड किया। जितना मैग्नीट्यूड इस चीज़ का होगा उतना अपोजिट आपको पीछे रिएक्शन को देखने को मिलेगा। तो यही देखना, एक्शन का भी रिएक्शन होगा। तो इस बंदे के ऊपर फोर्स लगा और ये बंदा पिछली साइड गिरने के लिए धक्का खाएगा। तो एक चीज़ याद रखना कि ऑब्जेक्ट दोनों डिफरेंट डिफरेंट के ऊपर होता है। एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्शन हुआ तो दूसरे के ऊपर रिएक्शन होगा, अलग अलग जगह फोर्स लगते हैं। तो दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा बट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। जैसे ये बॉल नीचे फेंकी, ये देखो एक्शन हुआ। अब एक्शन होने के बाद इसका अपोजिट ये बैक अपने आप जाएगी, किसी ने पकड़ के थोड़ी फेंकी है, अपने आप ऊपर की है, तो ये रिएक्शन हुआ। तो एक्शन के साथ रिएक्शन होगा ही होगा, दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा। दोनों के दोनों का रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। जैसे इस बंदे ने साइकिल चलाना स्टार्ट करी, तो ये बंदा देखो जब भी साइकिलिंग कर रहा है तो होता क्या बेसिकली, इस बंदा जब भी कर रहा है, ये टायर है ना, ये अर्थ को पिछली साइड खींच रहा है। जैसे ये साइकिलिंग कर रहा है तो ये टायर का फोर्स पिछली साइड चल रहा है, और यही उसकी वजह से आपको ये अपोजिट आगे की साइड धक्का दे रही है। अर्थ आपको अगली साइड धक्का दे रही है। आप फोर्स अर्थ के ऊपर लगा रहे हो, लेकिन अर्थ की वजह से ही आपको ये अगली साइड धक्का दे रही है। आप पिछली साइड फोर्स, जब आप पैडलिंग करते हो तो आपको पता है टायर पिछली साइड चल रहे हैं, ये अर्थ को क्या करता है, पिछली साइड धकेलता है, और इसकी वजह से अर्थ आपको अगली साइड धकेलती है। तो ये है आपका एक्शन और रिएक्शन। ये आप कर रहे हो एक्शन और अपोजिट हो रहा है आपका रिएक्शन। एक्शन आपका इस साइड हो रहा है, रिएक्शन आपका इस साइड हो रहा है। तो किसी भी चीज़ का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होना ही न्यूटन का थर्ड लॉ कहलाता है। तो आई होप ये बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे तो किस तरीके से न्यूटन थर्ड लॉ काम करता है। और आपको पता है अर्थ कभी ख़त्म नहीं होती, घूमते रहो, चारों साइड घूमते रहोगे। तो ये था आपका न्यूटन का सेकंड और थर्ड लॉ। ये एक और एग्जांपल देख लो छोटी सी, ठीक है। एक और एग्जांपल, जैसे देखो न्यूटन थर्ड लॉ की एग्जांपल है, जितनी पीछे उसने खींचा एक्शन हुआ और उसका अपोजिट रिएक्शन भी हुआ।
ठीक है। देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये पिछली साइड गई जब आप पीछे खींच रहे थे और छोड़ोगे तो वो अगली साइड जाएगा, इक्वल एक्शन और इक्वल रिएक्शन भी होगा। यही तो है न्यूटन का थर्ड लॉ। जैसे आपका कोई भी वर्ड्स वगैरह फ्लाई करते हैं किसकी वजह से, क्योंकि आप लोग निचली साइड फोर्स करते हो, वो आपको ऊपरली साइड धकेलता है, ठीक है, वो आपको ऊपरली साइड धकेलता है। ये सारी एग्जांपल है, आप बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ सकते हो। मैंने छोटी छोटी एग्जांपल लेके आपको न्यूटन्स के लॉ समझाने की कोशिश करी और उम्मीद करता हूँ अब आप न्यूटन्स का लॉ वगैरह सीख चुके होंगे बहुत अच्छे तरीके से। अब अगले टाइम से इसको आप गलती नहीं करोगे। सो मिलते हैं चलिए अगली क्लास में। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अगर आपको ये एग्जांपल अच्छी लगी हो, मेरी कुछ चीज़ें समझ आई हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।